नमस्कार। सफलता उसी व्यक्ति का वर्णन करती है जो स्वयं पर विश्वास करने के साथ साथ कठिन परिश्रम करता है। उसे एक दिन सफलता निश्चित ही प्राप्त होती है। मैं कुलदीप नेगी अपने YouTube चैनल हिमवंत स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि साथियों आपको पता है कि हमारी आगामी परीक्षाओं की तैयारी से संबंधित, जिसमें कनिष्ठ सहायक की परीक्षा हो गई, पुलिस भर्ती की परीक्षा हो गई, फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा हो गई या अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं से संबंधित हमारी तैयारी लगातार आगे बढ़ रही है। और इसी श्रृंखला में आज की जो क्लास मैं आप लोगों के लिए लाया हूं वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड की क्लास के अंतर्गत हमने मध्यकाल के अंतर्गत चंद राजवंश के जो महत्वपूर्ण राजा थे, परीक्षा की दृष्टि से उन सभी राजाओं को कंप्लीट पढ़ लिया है। चंद राजवंश के जो महत्वपूर्ण राजा हैं, उन राजाओं के कार्यों और उनके द्वारा किए गए जो भी महत्वपूर्ण कार्य थे, उन कार्यों को हम इससे पहले की क्लास में पढ़ चुके हैं। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने जाएंगे चंद राजवंश का प्रशासन, और इसी के साथ ये चंद राजवंश की जो क्लास है ये समाप्त हो जाएगी और चंद राजवंश भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो साथियों, मैं चाहता हूं कि आप लोग अधिक मेहनत करें, अच्छे से अपनी तैयारी को जारी रखें। तो हमारा आज का टॉपिक है चंद राजवंश का प्रशासन। कि चंदों का प्रशासन कैसा था, किस किस प्रकार की व्यवस्था थी, किस चंदों का जो राज्य था कैसे बंटा हुआ था, या चंद राजवंश के कौन कौन से प्रमुख कर थे, उनकी सैन्य व्यवस्था कैसी थी, और उनकी या न्याय का प्रमुख कार्य करने वाला व्यक्ति कौन होता था। ये सारी की सारी हम चंद राजवंश की प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत आज की क्लास में देखने जा रहे हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग हर एक चीज को ध्यान से समझेंगे और आगे अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। साथियों, मैं ये बताना चाहता हूं, जो छात्र छात्राएं नए सिरे से तैयारी कर रहे हैं तो वो मेरी पहले की क्लासों को भी ढंग से देख लें कि चंद राजवंश में हमने कहां से स्टार्ट किया था और क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण चीजें रही हैं। तो नए छात्रों के लिए विशेषकर ये क्लास काफी महत्वपूर्ण होगी, आप लोग यदि ध्यान से इन क्लासों को देखोगे तो साथियों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ने जाएंगे चंद राजवंश का प्रशासन। तो देखते हैं चंदों का प्रशासन। तो साथियों, हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं चंद राजवंश का प्रशासन, कि कैसे उनकी शासन व्यवस्था थी, कैसे वे अपने प्रशासन को चलाते थे। चंदों के प्रशासन की बात करें तो चंदों का के प्रशासन में जो सबसे छोटी इकाई थी वो ग्राम होती थी। चंदों के समय में जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी वो गांव थी। गांव के ऊपर गरखे होते थे। गांव से बड़ी इकाई जो होती थी, कई गांवों से मिलकर गरखे बनता था और कई गरखों से मिलकर एक परगना बनता था और कई परगनों से मिलकर देश बनता था। तो चंद राजवंश में जो देश थे, चंद राजवंश में दो प्रकार के देश होते थे, एक तल्ला देश होता था और एक मल्ला देश होता था। चंद राजवंश में दो देशों को भी दो भागों में बांटा गया था, तल्ला देश और मल्ला देश। देश से अगली इकाई मंडल होती थी। मंडल के अंतर्गत इसमें मंडल को भी दो भागों में विभक्त किया गया था, सामंतों के अधीन और राजा के अधीन। कुछ जो सामंत लोग होते थे उनके अधीन मंडल को रखा जाता था और राजा के मंडल को रखा जाता था, और इसमें सबसे बड़ी जो इकाई होती थी राज्य होता था। तो चंदों के शासन में सबसे बड़ी इकाई राज्य थी और सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। अगर क्रम से लगाया जाए तो सबसे छोटी इकाई ग्राम, तब गरखे, परगना, देश, मंडल और राज्य। इस हिसाब से चंदों की प्रशासनिक इकाई को, प्रशासन को बांटा गया था। अब बात आती है कि चंदों के परगने, कि चंदों के कितने परगने थे। चंदों के परगनों की बात की जाए तो चंदों के परगनों को हम पहाड़ी क्षेत्र के हिसाब से अलग रखते हैं और तराई क्षेत्र के हिसाब से अलग रखते हैं। तो चंदों के परगनों की बात की जाए तो काली कुमाऊं का परगना, जो काली कुमाऊं वाला जो चंपावत वाला क्षेत्र था उसका परगना, सौर पिथौरागढ़ वाला परगना, छकाता नैनीताल का परगना, सीरा का परगना, फलदाकोट का परगना। तो चंदों के परगना हो गया काली कुमाऊं का परगना, सौर का परगना, छकाता का परगना, सीरा का परगना, फलदाकोट का परगना। चंदों के समय में तराई भाबर के जो परगने थे उन पर भी चर्चा करें।
चंदों के समय में तराई का परगना, तराई के अंतर्गत बक्सी, जिसे वर्तमान में नानकमत्ता कहा जाता है, छीन की गदरपुर, जिसे वर्तमान में गदरपुर कहा जाता है, माल परगना, इसके अतिरिक्त बुक्साड़ का परगना, जिसे वर्तमान में रुद्रपुर कहा जाता है, किलपुरी का परगना, जिसे वर्तमान में किच्छा कहा जाता है, मुंडिया का परगना, जिसे बाजपुर कहा जाता है, सहजगीर का परगना, जिसे जसपुर कहा जाता है, कोटा का परगना, जिसे काशीपुर कहा जाता है। तो चंद राजवंश के अंतर्गत ये महत्वपूर्ण परगने थे जो तराई के अंतर्गत थे। वो महत्वपूर्ण 8 परगने थे। पहला बक्सी का परगना, दूसरा छिनकी का परगना, तीसरा माल परगना, चौथा बुक्साड़ का परगना, पांचवा किलपुरी का परगना, छठवां मुंडिया का परगना, सातवां सहजगीर का परगना, आठवां कोटा का परगना। इसके अतिरिक्त प्रशासनिक पदों की बात की जाए तो सर्वोच्च प्रशासनिक पद राजा का होता था। राजा महाराजा धीराज की उपाधि धारण करता था। सबसे ऊंचा जो प्रशासनिक पद चंद राजवंश में राजा का होता था। राजा महाराजा धीराज की उपाधि धारण करके सिंहासन पर बैठता था। इसके अतिरिक्त धार्मिक व्यवस्था की बात की जाए तो चंद जो धार्मिक व्यवस्था का संचालन करने वाले व्यक्ति होते थे उनमें गुरु हो गया, पुरोहित हो गया और धर्माधिकारी होते थे। सैनिक व्यवस्था की बात करूं तो सैनिकों में दीवान हो गया, बख्शी हो गया, फौजदार हो गया, ये सैनिक व्यवस्था को देखते थे। 4 आल की बात करूं, चंदों के समय में 4 आल होते थे। कारकी हो गया, बोरा हो गया, तड़ागी हो गया, चौधरी हो गया, इनको 4 बूढ़ा भी कहा जाता था। 4 चौथानी होते थे, देवलिया, सिमल्टिया, पांडे और बिष्ट, ये 4 चौथानी ब्राह्मण होते थे चंदों के समय में। 5 थोक होते थे चंदों के समय, मेरा, फड़तयाल, डेक, देव, देव, डेक और करायत, ये 5 थोक होते थे, मेहरा, फड़तयाल, देव, डेक और करायत। 6 थर होते थे चंदों के समय में, देव, डेक, खड़ायत, मेहरा, फड़तयाल और धोनी, ये 6 थर होते थे चंदों के समय में। पौड़ी या 15 बिस्वा, ये शूद्र जनता को इसके अंतर्गत रखा जाता था। पौड़ी या 15 बिस्वा के अंतर्गत इसमें जैसे धोबी हो गया, नाई हो गया, टमटा लोग आते थे। चंद राजवंश के प्रशासन में 12 अधिकारी होते थे। चंदों के समय में जो प्रशासनिक कार्यों की देखभाल करने वाले जो अधिकारी होते थे उन अधिकारियों की संख्या कुल मिलाकर 12 होती थी। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट पॉइंट आता है बख्शी। चंद राजवंश में बख्शी सेनापति को कहा जाता था। सेनापति को ही बख्शी कहा जाता था, जो चंद राजवंश में सेना को लीड करने का एक बड़ा पद होता था। इसके अतिरिक्त हम आगे बढ़ते हैं। इसमें भूमापन की प्रणाली की बात करें तो कैसे इनकी भूमापन प्रणाली थी। गुंठ भूमि या विष्णु प्रीति, ये ब्राह्मणों को और मंदिरों को दान में दी जाने वाली भूमि होती थी, गुंठ भूमि, या इसको विष्णु प्रीति भूमि भी कहा जाता था। इसके अतिरिक्त रौत भूमि, रौत होते थे सैनिकों के साहस के लिए, सैनिकों के लिए दी जाने वाली भूमि होती थी, जिसमें सैनिकों का हौसला बना रहे, उनको उत्साहित करने के लिए यह भूमि दी जाती थी। अगली बात आती है खाईकर। भूमि के अंतर्गत अनाज व नगद के रूप में दिया जाता था, जो खाईकर होता था। सिरतान कर का भुगतान किया जाता था, कर नगद कर के रूप में सिरतान का भुगतान किया जाता था। इसके अतिरिक्त चंद काल में भूमि की जो माप की प्रणाली थी, जैसे नाली हो गया, ज्यूला हो गया, बिस्वा हो गया, अधाली हो गया, पालो हो गया, माशा हो गया, से भूमि की माप होती थी। नाली, ज्यूला, बिस्वा, अधाली, पालो, मासों से भूमि की माप होती थी। अगता जो भूमि होती थी, सेना के सरदार सेना को रखने के लिए इस भूमि को रखते थे। अगता भूमि को वहां पर सैनिकों को रखा जाता था, अगता भूमि के अंतर्गत सरदारों द्वारा। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट आता है चंद राजवंश के अंतर्गत जो मापन की इकाई की बात करूं तो 1 मासा के बराबर होता था 2 किलो। 1 मासा बराबर 2 किलो होता था। अधाली होता था 15 किलो, 1 अधाली 15 किलो के बराबर होता था। ज्यूला होता था 10 कुंटल के बराबर, ज्यूला होता था 10 कुंटल के बराबर। 20 नाली जमीन, जिसे बिस्वा कहा जाता था, 1 एकड़ के बराबर होती थी। नाली शब्द का जो उल्लेख मिलता है तमिल साहित्य में मिलता है, और चंदों के प्रशासन में भी नाली शब्द का प्रयोग हुआ है। इसके अतिरिक्त चंदों की कर प्रणाली की बात की जाए तो चंदों के करों की संख्या कुल 68 प्रकार के कर थे, जिसमें 36 कलम और 32 रकम की बात की जाती है। इसमें से भी हम चंदों के प्रशासन के मुख्य करों को ही समझते हैं कि जो महत्वपूर्ण जो कर थे। इसके अतिरिक्त इन्हीं महत्वपूर्ण करों का ही ज्यादातर जिक्र आया है। इसके अतिरिक्त गोरखाओं ने इस कर प्रणाली को समाप्त किया और अपने हिसाब से
करों को लगाया था। तो इसमें देखते हैं चंद राजवंश के प्रमुख करों की बात की जाए तो कुल मिलाकर 68 प्रकार के कर थे, जिसमें 36 रकम और 32 कलम की बात होती थी। इन करों को वसूल करने की जो जिम्मेदारी गांव के अंतर्गत प्रधान की होती थी। प्रधान का लेखक जो नीचे होता था, प्रधान के नीचे जो काम करने वाला व्यक्ति कोटाल होता था, ये लेखन का कार्य करता था। चंदों के प्रमुख करों की बात करें तो चंदों के प्रमुख करों में जूलिया और सांगा, जो पुलों पर कर लिया जाता था उसको जूलिया व सांगा कहा जाता। अतिरिक्त सिरती, सिरती जो कर होता था माल भावर भोटिया के रूप में, सिरती कर माल भावर भोटियाओं पर लिया जाता था सिरती कर। बैकर होता था अनाज के रूप में जो कर लिया जाता था उसे बैकर कहा जाता था। राखिया, रक्षाबंधन के समय जनेऊ संस्कार के समय लिया जाने वाला जो कर था उसको राखिया कहा जाता था। कूत कर होता था नगद के बदले दिया जाने वाला अनाज, इसको कूत कर कहा जाता था। मांगा, युद्ध के समय लिया जाने वाला जो कर होता था उसको मांगा कहा जाता था। साउली जो कर होता था लेखकों को दिया जाने वाला जो कर होता था साउली कहलाता था। रतंगली कर भी लेखकों को देय कर होता था। इसका वर्णन जो रतंगली कर है, इसका वर्णन मोनाकोट ताम्रपत्र से भी हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त खैनी कपलिनी कुली बेगार प्रथा के रूप में लिया जाने वाला कर था। कटक सेना के लिए लिया जाने वाला कर होता था। शुक राज सेवकों के लिए लिया जाने वाला कर होता था। इसके अतिरिक्त न्योवाली न्याय पाने वाला कर होता था। भाग, न्याय पाने के लिए जो कर लिया जाता था उसे न्योवाली कहते थे। भाग कर घराटों पर लिया जाता था, घराटों पर जो कर लगता था उसे भाग कर कहा जाता था। बजनिया, नर्तकों और नर्तकियों पर लगने वाला कर होता था बजनिया। चौबदार, राजा की व्यक्तिगत वस्तुओं पर लगने वाला कर होता था। कमिंचारी, सयानों को देय कर होता था। कमिंचारी। कनक, सौका व्यापारियों पर जो कर लगता था स्वर्ण के रूप में लिया जाने वाला ये कर होता था। इसके अतिरिक्त ये कनक सौका व्यापारियों पर लिया जाने वाला कर होता था। मिझारी, कामगारों पर लिया जाने वाला कर होता था। रौल्या देवल्या, रौल्या देवल्या कर जो था चंद राजवंश के अंतर्गत उनकी चंदों की देवी देवताओं की पूजा के लिए जो भाग लिया जाता था तो ये कर होता था रौल्या देवल्या कर। इसके अतिरिक्त मौकर, हर परिवार पर लगने वाला कर। जागरिया, पुजारी और ब्राह्मणों पर लगने वाला कर। सीकर नेगी, परगना अधिकारियों पर को देय कर, जो परगना के अधिकारी होते थे उन पर उनके लिए सीकर नेगी पर लिया जाता था। हिलियानी अधूल, सड़कों की मरम्मत करने के लिए, बरसात में यदि सड़कें टूट गई उनकी मरम्मत के लिए हिलियानी अधूल नामक कर लिया जाता था। इसके अतिरिक्त डाला कर गांव के सयाणों को देय होता था। ये डाला कर जो गांव के सयाने होते थे उनको देय, उनके लिए ये कर लिया जाता था डाला कर। तो साथियों इस प्रकार से हमने पढ़ा चंद राजवंश का प्रशासन। परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और आप लोगों ने हर एक पॉइंट को यहां से समझना है, आपका प्रश्न कहीं से भी गलत ना हो। साथियों आप अपनी तैयारी को मजबूती के साथ कीजिए और ईमानदारी के साथ अपने लक्ष्य के प्रति, अपने कार्य के प्रति समर्पित रहिए ताकि आपको आगामी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त हो सके, आपके सपने पूरे हो सके। तो साथियों इससे पूर्व हमने पढ़ा चंद राजवंश का प्रशासन। चंद राजवंश का कैसा प्रशासन था, कैसे कैसे यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था थी, किस किस प्रकार के उन्होंने कर लगाए थे और कैसा अपने राज्य को अलग अलग क्षेत्रों में बांट रखा था, कौन कौन से उन्होंने प्रशासन को चलाने के लिए मुख्य व्यवस्थाएं बनाई थी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसी क्लास में चंद राजवंश के प्रमुख किले, जो चंद शासकों ने जो किले बनाए थे उन किलों के बारे में हम यहाँ पर जानने जा रहे हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर परीक्षा में पूछे भी गए हैं। तो इसी में देखते हैं। तो साथ ही हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं कुमाऊं के प्रमुख किले, जो चंद राजाओं के प्रमुख किले थे उन किलों के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। तो अल्मोड़ा के किलों पर सबसे पहले बात करें, अल्मोड़ा के कौन कौन से किले थे, तो इसमें से सबसे पहला आता है खगमरा किला। ये अल्मोड़ा में स्थित है। खगमरा किला भीष्मचंद ने बनाया था। जब भीष्मचंद अपनी राजधानी को बदलना चाहता था तब समय भीष्मचंद सोचता है कि राजधानी को स्थानांतरित कर देता हूं, लेकिन तब तक गजवा ठिंगा नामक खसिया द्वारा भीष्मचंद की हत्या कर दी जाती है और उसके बाद बालो कल्याण चंद राजधानी को चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित करता है चंद राजवंश की। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है लाल मंडी किला।
लाल मंडी का किला, इसको फोर्ट मोइरा के नाम से भी जाना जाता है, फोर्ट मोइरा भी कहा जाता है। कल्याण चंद द्वारा ये लाल मंडी किला बनवाया गया। इसके बाद मल्ला महल का किला, ये भी कल्याण चंद द्वारा बनाया गया मल्ला महल। नेथड़ा का किला, ये गोरखा कालीन किला है नेथड़ा का किला। ये अल्मोड़ा के प्रमुख किले हैं। श्यालबुंगा का किला, ये भी लक्ष्मी चंद द्वारा बनाया गया श्यालबुंगा का किला। इसके बाद तल्ला महल का किला उद्योत चंद द्वारा बनाया गया तल्ला महल। स्यूनरा कोट का किला अल्मोड़ा में स्थित है। लखनपुर का किला अल्मोड़ा में स्थित है। तो साथियों, चंद राजाओं के प्रमुख किलों के अंतर्गत अल्मोड़ा के जो प्रमुख किले हैं, खगमरा किला, लाल मंडी किला या फोर्ट मोइरा, मल्ला महल, नेथड़ा का किला, श्यालबुंगा किला, तल्ला महल, स्यूनरा कोट का किला, लखनपुर का किला। तो ये प्रमुख किले हमने अल्मोड़ा के पढ़े। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं पिथौरागढ़ के किले। पिथौरागढ़ में गोरखा कालीन किला, पिथौरागढ़ में स्थित गोरखा कालीन किला जो गोरखाओं द्वारा बनाया गया था। गोरखा कालीन किला वो गोरखाओं के समय में बना गोरखा कालीन किला। मलगढ़ का जो किला है ये भी पिथौरागढ़ में स्थित है। सीराकोट का किला, सीराकोट का किला भी पिथौरागढ़ में स्थित है। तो पिथौरागढ़ के प्रमुख किलों में गोरखा किला, सिमलगढ़ का किला, लंदन फोर्ट, सीराकोट का किला। इसके अतिरिक्त चंपावत के किलों के बारे में जानते हैं, जहां पर चंदों की पहली राजधानी भी थी, काली कुमाऊं चंपावत के अंतर्गत। तो यहाँ के प्रमुख किले हैं राजबुंगा का किला, सोमचंद द्वारा बनाया जाता है। चारान उचार का किला, ये भी सोमचंद द्वारा बनाया जाता है, चारान उचार का किला। इसके अतिरिक्त इसमें चंडाल कोट का किला राजबुंगा द्वारा बनाया जाता है। सिरमोही का किला लोहा घाट चंपावत में स्थित है। गल्ला चौड़ का किला गोरिल द्वारा बनाया जाता है। फिर बाणासुर का किला, कोटागढ़ का किला, मोरकोट का किला, इसका निर्माणकर्ता भी बाणासुर है। तो बाणासुर द्वारा जो किलों का निर्माण किया, बाणासुर, मारकोट का किला, ये इसका निर्माणकर्ता बाणासुर है। तो चंपावत के किलों के अंदर राजबुंगा किला, चारान उचार किला, चंडाल कोट, सिरमोही का किला, गल्ला चौड़ का किला, बाणासुर, कोटालगढ़ और मोरकोट का किला, ये चंद राजवंश के प्रमुख किले हैं। तो साथियों, इस क्लास में हमने चंद राजवंश के बारे में, चंदों का प्रशासन और चंदों के प्रमुख किलों के बारे में पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है। इसी के साथ हमारा चंद राजवंश टोटली कंप्लीट हो चुका है। चंद राजवंश के जो भी महत्वपूर्ण राजा थे या वहां से परीक्षा में आने वाले जो भी फैक्ट हैं, वो फैक्ट हमारी पूरी क्लासों में कंप्लीट हो चुके हैं और चंद वंश का एपिसोड भी खत्म हो चुका है। पूर्ण एपिसोड इनका प्रशासन, इनके किले, इनके प्रमुख राजा, इनके बारे में हम इस जो हमारे इससे आगे की क्लास हुई या इस क्लास में कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम आगे जब भी क्लास पढ़ेंगे तो इसमें पढ़ेंगे हम परमार राजवंश, जो गढ़वाल का परमार राजवंश है उसके बारे में हम शुरू से पढ़ेंगे। तो साथियों, आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट करें, लाइक करें, आगे बढ़ाते रहिए। और यदि आप लोग ऑफलाइन माध्यम में तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे संस्थान प्रगति करियर कोचिंग संस्थान, निकट यूनियन बैंक, मेन मार्केट अगस्त मुनि में आकर के आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। तो साथियों, आप अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से करते रहिए। आगामी आप लोगों के बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं। आप अपनी तैयारी के प्रति निरंतर आगे बढ़ते रहिए, जरूर आपको सफलता मिलेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।